हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रही हूँ, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे वो नीट में हो चाहे सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में हो। ओके, सो इसीलिए इस चैप्टर को मैं डिवाइड करके पढ़ाने वाली हूँ। पार्ट्स में इसके वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसी मीनिंग्स हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बार बार पूरे चैप्टर में रिपीट हुए हैं। सो अगर इसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होगी आपको तो चैप्टर को समझना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस इंट्रो। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। और इस टॉपिक में आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। ओके, बायोलॉजी मीन्स लिविंग बीइंग के बारे में स्टडी करना, और टेक्नोलॉजी मीन्स कोई मेथड या कोई टेक्निक्स। मीन्स अगर लिविंग बीइंग के ऊपर ही कोई ऐसा मेथड, कोई ऐसी टेक्निक को फॉलो करना किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो कि लिविंग बीइंग के लिए ही यूजफुल हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो एक डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू ईएफबी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ओके, अकॉर्डिंग टू ईएफबी, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स, सेल्स, parts thereof and molecular analog for the products and their services. Okay, मीन्स नेचुरल साइंस को इंटीग्रेट किया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में, और एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया गया है उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग के साथ। मीन्स उनके जेनेटिक मटेरियल को यूज करके किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है और फिर उसकी सर्विसिंग कराई गई है। दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी। अगर इम्पोर्टेंस की हम बात करें कि बायोटेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर डेली यूज लाइफ। ओके ना, हमारी डेली लाइफ में जो चीजें हम करते हैं उसमें बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज होता है। कैसे यूज होता है, अगर हम ब्रेड का फॉर्मेशन देख लें, अगर हम कर्ड का फॉर्मेशन देख लें, ओके, वाइन का फॉर्मेशन देख लें, इन सारी चीजों में बायोटेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है, अगर ब्रेड का फॉर्मेशन देखिए तो ब्रेड को फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हम ब्रेड को बनाते हैं, माइक्रोबियल प्रोसेस वहां यूज होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है। ओके, हम ईस्ट का यूज करते हैं। कौन सा ईस्ट, आपको मालूम है सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट है, एक फंजाई है जिसको यूज किया जाता है ब्रेड को फर्मेंट करने के लिए, ब्रेड का जो डो होता है उसको फर्मेंट करने के लिए। तो यहाँ पर यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी। कर्ड का अगर हम फॉर्मेशन देखें, अगर हमको दूध से दही बनाना है तो क्या करेंगे हम, वहां पे हमको थोड़ा सा प्रीवियस दही चाहिए होगा क्योंकि हमको लैक्टोज चाहिए। लैक्टोज एक एंजाइम है जो कि उस कर्ड में प्रेजेंट होता है और जो उस मिल्क को कन्वर्ट कर देता है वापस से कर्ड में। क्यों, क्योंकि जो लैक्टोज होता है उसके पास में क्या होता है, आयरन कंटेनिंग होता है जो कि दूध को कंडेंस कर देता है। तो यहाँ पर भी एक माइक्रोबियल प्रोसेस हो रहा है फर्मेंटेशन का, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी यूज की गई है। इसी तरह से वाइन और दूसरे भी जो प्रोडक्ट्स है, फूड आइटम है, उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी को हम प्रॉपरली यूज करते हैं। ओके, सेकेंड हैंड में अगर हम देखें कि ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें तो ह्यूमन वेलफेयर के लिए तो बायोटेक्नोलॉजी इट्स लाइक एज अ बोन। ओके, मीन्स अगर हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देखें, मीन्स टेस्ट ट्यूब बेबी के फॉर्मेशन के लिए, ओके, वैक्सीन के फॉर्मेशन के लिए, जैसे हमने इंसुलिन का फॉर्मेशन किया था, ओके, एंटीबायोटिक्स के लिए, और जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इन सभी में बायोटेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूज होता है। ओके, तो ये तो हो गई बायोटेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ प्रिंसिपल क्या है, तो देयर आर टू कोर टेक्निक्स ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे दो प्रिंसिपल यूज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। देयर आर टू कोर टेक्निक्स, ठीक है। कौन कौन सी टेक्निक्स है, जो सबसे पहले है दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। okay, that is genetic engineering, and second one is that bioprocess engineering, ठीक है, bioprocess engineering। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग दो प्रिंसिपल हैं आपके बायोटेक्नोलॉजी में। इसमें किया क्या जाता है स्टूडेंट,
जेनेटिक इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो मीन्स जीन के अंदर में मैनिपुलेशन, ओके, जीन के अंदर में अल्टरेशन करना, ठीक है, जीन के अंदर में मैनिपुलेशन करना और फिर उसे इंट्रोड्यूस कर देना एक होस्ट सेल के अंदर में, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। जेनेटिक का मतलब ये जीन वर्ड से लिया गया है, इंजीनियरिंग का मतलब कोई टेक्नोलॉजी, मतलब जीन के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी यूज की गई और उसे एक फॉर्म किया गया, एक होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके। बायो प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो बायो प्रोसेसिंग में हम क्या क्या चीजें देखेंगे। बायो प्रोसेसिंग एक तरह से केमिकल प्रोसेस होती है, ओके। केमिकल प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि जब भी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो मास में प्रोडक्शन होता है, मतलब हैवी अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए नहीं होता है, ओके। तो दैट्स व्हाई बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, केमिकल को यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि एक कंटामिनेशन फ्री प्रोसेस है, ओके। कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके कंटामिनेट ना कर दे, उस प्रोसेस के बीच में आके कोई कंटामिनेशन ना हो जाए, तो एक स्टेरलाइजेशन का ध्यान रखा जाता है, स्टेराइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, कंटामिनेट फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, दिस इज बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग, ओके। जैसे वैक्सीन का फॉर्मेशन किया जा रहा है या आपकी एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन किया जा रहा है या किसी फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें जो होता है बायो प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग जो होगी यूज की जाएगी। नाउ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर में जो हम सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं दैट इज rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इस rDNA टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। नॉर्मली जो भी हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे प्लांट ब्रीडिंग के लिए या एनिमल ब्रीडिंग के लिए, उसमें क्या किया जाता था कि किसी भी प्लांट्स को या एनिमल की जब ब्रीडिंग कराई जाती थी, जब उसकी क्रॉसिंग कराई जाती थी, उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स को आपस में लेके क्रॉस कराया और जो प्रोजेनी में कैरेक्टर्स शो होते थे वो उन दोनों से कोरिलेट करते थे, ओके। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेनिफिट होता है कि उसमें वेरिएशन शो होते हैं, बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वहां पे कोई वेरिएशन शो नहीं होता है। उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम पेरेंटिंग होती है, ओके, और जो भी कैरेक्टर होते हैं वो एज इट इज ही उनके प्रोजेनी में शो हो जाते हैं, ओके। बट कभी कभी क्या होता है इस ब्रीडिंग से या जो हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता था उसमें क्या होता था कि कुछ अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स भी शो होने लगते थे। अब अगर हम चाहें कि वो अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स ना आए, सिर्फ वही कैरेक्टर प्रोजेनी में शो हो जो कि हम चाहते हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, ओके। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसे किसने बनाया था। एक आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सबसे पहले बनाया था दो साइंटिस्ट थे इन ईयर 1972। इन ईयर 1972 दो साइंटिस्ट थे, कोहेन एंड बॉयर, ठीक है। इनको हम हर्बर्ट बॉयर भी बोलते हैं, हर्बर्ट बॉयर एंड स्टैनली कोहेन। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने इन ईयर 1972 में सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कैसे बनाया था, उन्होंने एक बैक्टीरिया लिया, ठीक है। बैक्टीरिया क्या था, उन्होंने जो बैक्टीरिया लिया वो बैक्टीरिया क्या था, दैट इज साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ओके। नॉर्मली साल्मोनेला टाइफी जो होता है वो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करवाता है, एक बैक्टीरिया है जो कि टाइफाइड को कॉज करवाता है, ओके। तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम इसका पूरा नाम है। इस बैक्टीरिया के अंदर से इन्होंने प्लाज्मिड को निकाला और उसके अंदर में एक एक्स्ट्रा डीएनए इंट्रोड्यूस किया। कैसे जोड़ा, आप देखिए, जो भी नॉर्मली बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अगर ये बैक्टीरियल सेल है तो इसके पास में अपना डीएनए तो होता ही है, प्लस इनके साथ में कुछ राउंड स्ट्रक्चर होते हैं
जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, जो कि प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्लाज्मिड्स। ठीक है, तो उन्होंने साल्मोनेला में से इस प्लाज्मिड को निकाला। ठीक है, इस प्लाज्मिड को निकाला और उसमें एक डीएनए जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डीएनए था, एक ऐसा डीएनए लिया जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। ठीक है, जीन मीन्स डीएनए। उन्होंने एक डीएनए से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला और इस प्लाज्मिड के साथ में उसको अटैच कर दिया। ओके, अटैच करने के लिए उन्होंने डीएनए लिगेज का यूज किया और इसको इस डीएनए से कट करने के लिए उन्होंने मॉलिक्यूलर सीजर का यूज किया, जो मैं आपको टूल्स में बताऊंगी। जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स कौन से यूज किए जाते हैं, मैं उसमें आपको प्रॉपरली उसको डिस्क्राइब करूंगी, बताऊंगी कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। बट यहाँ पे अभी आप समझिए कि ये जो डीएनए कट किया, इसे मॉलिक्यूलर सीजर से, जिसे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं, और उसको अटैच किया इस प्लाज्मिड के साथ में। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया। ओके, अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को उन्होंने एक अदर बैक्टीरिया, जो कि बिल्कुल साल्मोनेला की तरह ही था, ई कोलाई। ओके, ई कोलाई के बारे में आपने सुना होगा, ई कोलाई, इट इज एस्चेरिशिया कोलाई। इसके प्लाज्मिड के अंदर में, ई कोलाई के अंदर में उन्होंने इसको डाल दिया, इस प्लाज्मिड को डाल दिया। और ई कोलाई में क्या होता है स्टूडेंट? ई कोलाई में क्लोनिंग हो जाती है, मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनती है। क्लोनिंग क्या होती है? कि मेकिंग मल्टीपल ऑफ कॉपीज ऑफ एनी जो डिजायर्ड डीएनए होता है, उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बनती है। तो मतलब इन्होंने ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था, एक आर्टिफिशियल डीएनए बनाया था, इसको इन्होंने ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस कर दिया, जहां पे उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बन गई और बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो तैयार हो गए। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है तैयार हो गए, क्योंकि ई कोलाई डिवाइड हो जाता है, बहुत फास्ट ट्रैकिंग रिजल्ट देता है, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ये डिवाइड कर गया और इसने मल्टीपल कॉपीज बनाई, क्लोनिंग हो गई, और फिर ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। मीन्स ये जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसने कैसे वर्क किया? एज अ वेक्टर। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मान लीजिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, जो आपका एनोफिलीज जो मच्छर होता है, मॉस्किटो होता है, जो कि नॉर्मली मलेरिया को कॉज करवाता है। तो वो क्या करता है, जो भी एनोफिलीज, जो भी आपका मॉस्किटो होता है, मलेरिया को कैसे कॉज करवाता है, उसको हम एक इंसेक्ट वेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मलेरिया के पैरासाइट को वो हमारे अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर भी किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा और वहां पर एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जिसकी बहुत सारी नंबर ऑफ कॉपीज बन चुकी है, उसका फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह से जो आपके साइंटिस्ट है, कोहेन, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर ने किस तरह से साल्मोनेला से प्लाज्मिड को निकाला, उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए में कन्वर्ट किया और उसको एस्चेरिशिया कोलाई के अंदर डाल के उसकी मल्टीपल ऑफ कॉपीज बना दी, और इस तरह से एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन हुआ। ओके, नाउ स्टूडेंट, जीएमओ, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर हम देखें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड एक फॉर्मेशन हुआ था, एक एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हुआ, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कौन से बेसिक स्टेप्स होने चाहिए? तो आपको मालूम है, सबसे पहले जो भी डिजायर्ड डीएनए होता है उसको सेलेक्ट करना। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेक्शन करना। ठीक है, जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए होगा उसको सिलेक्ट करना। नाउ सेकेंड वन, इंट्रोड्यूस करना उसको। ठीक है, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट सेल, जो भी होस्ट सेल या टारगेट सेल होगा उसके अंदर में उसको इंट्रोड्यूस कराना। और थर्ड वन क्या होगा, उस होस्ट सेल के अंदर में जो भी हमने इंट्रोड्यूस कराया है उसके कैरेक्टर उसकी प्रोजेनी में शो होंगे। तो शोइंग द कैरेक्टर इन प्रोजेनी, शोइंग द कैरेक्टर्स इन प्रोजेनी, जो भी उसकी प्रोजेनी में कैरेक्टर होंगे वो शो होंगे। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को जब भी हम बनाते हैं। So student, this is all about the basic concept of principle and processes. Hope कि आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसकी आगे की जो वीडियो है टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ। सो वीडियोस को आप देखते रहिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।